नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कमेटी के एसएससी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी का पार्ट 2। और एनालॉजी की जब हम बात करते हैं तो रीजनिंग के अंतर्गत आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आपको ये देखने को मिलेगा, यानी कि यहां से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ लास्ट अगर मैं सेशन की बात करूं तो मैंने आप लोगों को कुछ ब्लूप्रिंट्स भी बताए थे जो कि आपके मीनिंगफुल वर्ड पर बेस्ड एनालॉजी के अंतर्गत आते हैं। इन ब्लूप्रिंट्स के अंतर्गत आने वाले वेरियस क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोगों ने एडिशनल इंफॉर्मेशन पर भी बात करी, जहां पर चार्ट के माध्यम से मैंने आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया। फिर चाहे हम बात कर रहे हो वेरियस स्टडीज के बारे में, फिर चाहे हम बात कर रहे हैं एनिमल और इनके यंग वंस के बारे में, या एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले साउंड्स के बारे में। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और जिन सेगमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं उन तथ्यों पर आधारित एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी आपको पढ़ते हुए और जानते हुए चलना है। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम मीनिंगफुल वर्ड एनालॉजी से ही, यानी कि कुछ अन्य जो आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपके चार्ट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, उसके अलावा एडिशनल जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप कवर अप कर सकते हैं कवर अप करें। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, फिर वो किसी भी एग्जाम की हम बात करें, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपके एसएससी का एग्जाम हो, या अगर हम स्टेट लेवल एग्जाम्स की बात करते हैं तो एनालॉजी से संबंधित जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वहां से आप एक ब्लूप्रिंट अपना तैयार कर सकते हैं। क्लियर? चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, वॉर इज रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, वॉर जो है वो डिस्ट्रक्शन से संबंधित है। उसी प्रकार आपको बताना है साइक्लोन किससे संबंधित है। यानी कि युद्ध की जब हम बात करते हैं तो युद्ध से क्या होता है? विनाश होता है। यानी कि आपको पता है कि युद्ध में किसी का भी बेनिफिट नहीं है सिवाय नुकसान के। ठीक है, तो युद्ध जिस प्रकार विनाश से संबंधित है, उसी प्रकार जब हम बात करते हैं साइक्लोन यानी कि चक्रवात, जब चक्रवात आता है तो ऑब्वियस सी बात है तबाही लेकर के आता है, डिवास्टेशन लेकर के आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो यहां पर बनेगा राइट आंसर पूछे गए प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, ऑर्थोपेडिशन। ऑर्थोपेडिशन की जब हम बात करते हैं तो ऑर्थोपेडिशन किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है। यानी कि हड्डियों से संबंधित जो उपचार होता है उनको कौन करते हैं? ऑर्थोपेडिशन। ठीक है, इसी प्रकार जब हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की, तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो संबंधित होते हैं स्किन से, त्वचा रोग विशेषज्ञ। ठीक, जब हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, तो यहां पर ये जो संबंधित होते हैं ये किससे होते हैं? ये नवजात यानी कि इन्फेंट से संबंधित होते हैं। जो नवजात आपके शिशु होंगे उनसे संबंधित जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका इन्फेंट्स। क्लियर है? तो ये सभी आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिल रहा है संगीतकार। यानी कि संगीतकार के लिए पियानो क्या है? एक यंत्र है जिससे वो संगीत बजाता है। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं किसान की, फार्मर की, तो फार्मर के लिए जो यंत्र है वो क्या होगा? हल होगा, जिससे वो फसलों का क्या करता है? उत्पादन करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है एक्सपेरिमेंटर संबंधित है कहां से? लैब से। तो एक्सपेरिमेंट कहां करता है? लैब में करता है। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं बावर्ची की, तो बावर्ची संबंधित होगा कहां से? किचन से। यानी कि बावर्ची खाना कहां बनाएगा? किचन में बनाएगा, डिशेस वो किचन में कुक करेगा। क्रिकेट इज रिलेटेड टू एलबीडब्ल्यू। मैंने आपको कहा था गेम और उससे संबंधित टर्मिनोलॉजीज। इसी प्रकार मैंने बताया था गेम और उससे संबंधित ट्रॉफी, और आपको देखने को मिल सकता है गेम और कहां पर खेला जाता है। जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट आपका ग्राउंड में, या फिर क्रिकेट के लिए आपको दिया गया हो सकता है पिच। उसी प्रकार फुटबॉल आपका ग्राउंड में खेला जाता है, हॉकी आपका ग्राउंड में खेला जाता है, बैडमिंटन के लिए कोर्ट होता है, टेनिस के लिए कोर्ट होता है। ठीक है, रेसलिंग के लिए एरिना होता है, बॉक्सिंग के लिए रिंग होता है। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो क्रिकेट संबंधित है एलबीडब्ल्यू से। इन द सेम वे चेस इज रिलेटेड टू, तो चेस में आपको देखने को मिलता है चेकमेट। ठीक है, हिट विकेट की बात करें तो ये भी क्रिकेट से संबंधित टेक्नोलॉजी है। बैक स्ट्रोक आपका स्विमिंग का एक प्रकार है। ड्यूज जो है वो क्रिकेट की बॉल का एक प्रकार है, यानी ड्यूज बॉल्स होती हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट
हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। उसी प्रकार आपको बताना है न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट के लिए मैंने बताया था कि अगर आपको नर्व्स ऑप्शन में नहीं है तो आप ब्रेन के साथ भी जा सकते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जिस प्रकार अंगूर का संबंध फल से है उसी प्रकार काली मिर्च का संबंध मसाले से है। यानी कि अंगूर क्या है, फ्रूट है, तो काली मिर्च क्या है, स्पाइसेस यानी कि मसाले। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी की हमने बात करी थी। एस्ट्रोनॉमी इज रिलेटेड टू स्टार्स। उसी प्रकार से एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी जो है वो आपका फसल से संबंधित होगा, क्रॉप से संबंधित होगा। क्लियर। अब यहां पर मैंने कुछ और बात करी थी कि आपका कौन सी टर्मिनोलॉजी किसकी स्टडी के लिए होता है। तो यहां पर अगेन आपको चार्ट देखने को मिलेगा। चार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एग्रोस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में बताया था, ग्रास से संबंधित है। एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट से संबंधित है। इसी प्रकार से इन सभी को हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड टू स्टार्स, एग्रोनॉमी रिलेटेड टू क्रॉप्स जो आपसे पूछा गया था, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टू, एस्ट्रोलॉजी यहां पर रिपीट हो गया, ठीक है, रिलेटेड टू प्लैनेट्स, ठीक। उसी प्रकार से जूलॉजी एनिमल से संबंधित है, पैथोलॉजी डिजीजेस से, वायरोलॉजी वायरसेस से, माइकोलॉजी फंगाई से, हाइपेटोलॉजी एम्फीबियन से, सेस्मोलॉजी अर्थक्वेक, सेस्मोमीटर से अर्थक्वेक की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। सेलेनोग्राफी है आपका स्टडी ऑफ मून। नेफ्रोलॉजी किडनी, न्यूरोलॉजी नर्व्स, हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी, बॉटनी है प्लांट्स, ब्रोमेटोलॉजी स्टडी ऑफ फूड्स। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किए हुए हैं। अब इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सीविंग इज रिलेटेड टू टेलर, सिलाई जो है वो टेलर से संबंधित है। इसी प्रकार जब हम पेंटिंग की बात करेंगे तो ये संबंधित होगा किससे, पेंटर से। तो आंसर बनेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। पानी का संबंध फिल्टर से है, ठीक है। पानी को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं फिल्म की यानी कि मूवीज की, तो मूवीज को क्या किया जाता है, सेंसर बोर्ड यहां पर क्या करता है, मूवीज को फिल्टर करने का काम करता है। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा सेंसर, ठीक है। गोल्फ का संबंध कोर्स से है उसी प्रकार जैसे मुक्केबाजी का संबंध। तो बॉक्सिंग के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको रिंग देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यहां पर कुछ स्पोर्ट्स और कहां खेले जाते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो क्रिकेट के लिए आप देख सकते हैं पिच, या फिर अगर पिच नहीं गिवन है, ग्राउंड गिवन है, तो आप ग्राउंड के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। बैडमिंटन के लिए कोर्ट, टेनिस के लिए कोर्ट, रेस के लिए ट्रैक, एक्सरसाइज के लिए जिम्नाजियम, उसके बाद हॉकी के लिए ग्राउंड, स्केटिंग के लिए रिंक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। स्केटिंग के लिए रिंक है, एथलेटिक्स के लिए स्टेडियम है, रेसलिंग के लिए एरिना है, बॉक्सिंग के लिए रिंग है, ठीक है, बॉक्सिंग के लिए रिंग। मैरी कॉम इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग। जिस प्रकार से मैरी कॉम क्या है, एक बॉक्सर है, उसी प्रकार से पीटी उषा की जब हम बात करते हैं तो पीटी उषा क्या है, एक धावक है, यानी कि ये दौड़ना से, रनिंग से संबंधित है। अब हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल एनालॉजी की, या आप कह सकते हैं नॉन मीनिंगफुल वर्ड पर आधारित एनालॉजी, ठीक है। यहां पर कोडिंग डिकोडिंग में जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपको डायरेक्टली यूज होते हुए दिखाई देंगे, और यहां पर मैं बात करने वाला हूं इनके प्लेस वैल्यू के टर्म में। तो आपको भी प्लेस वैल्यू मस्ट है कि पता होना चाहिए, आपको भी ऑपोजिट लेटर्स पता होने चाहिए। हम सीधे सीधे बात करेंगे वेरियस बनने वाले लॉजिक्स की। तो आप देख पा रहे हैं 21 से हो जा रहा 18 यानी कि माइनस का 3, 19 से हो जा रहा 16 यानी कि माइनस का 3, और 25 से हो जा रहा 22 यानी कि माइनस का 3। उसी प्रकार 13 में से 3 घटाओगे तो मिलेगा 10, एक ऑप्शन गया। 24 में से 3 घटाओगे मिलेगा 21, दूसरा ऑप्शन गया। और 17 में से 3 घटाओगे मिलेगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा पूछे गए प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न। 4 से हो जा रहा है 10, कितना, प्लस का 6। 10 से हो जा रहा है 16, प्लस का 6। 8 से हो जा रहा है 14, प्लस का 6। और 6 से हो जा रहा है 12, प्लस का 6। यानी कि सब में क्या किया गया है, प्लस 6 को ऐड किया गया है। 11 और 6 की बात करेंगे तो बनेगा 17, 20 और 6 की बात करेंगे तो बनेगा 26, यानी कि राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो बहुत ज्यादा यहां पर आपको टाइम नहीं देना है, फटाफट से लॉजिक आप इंप्लीमेंट करेंगे, बनता है तो ठीक, अदरवाइज मैंने बताया कि आपको कैसे अप्रोच करना है, यानी कि 25 क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको अप्रोच कैसे करना है इसके बारे में मैंने बात की हुई है। और आगे
कंप्लीट पेपर की भी हम चर्चा करेंगे कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर अगले प्रश्न की। तो यहां पर 20 से हो जा रहा है 19 माइनस का 1 से हो जा रहा है 3 प्लस का 2, 13 से हो जा रहा है 10 माइनस का 3, 16 से हो जा रहा है 20 प्लस का 4 और 15 से हो जा रहा है 10 माइनस का 5। यानी कि आप देख सकते हैं अल्टरनेट आपको प्लस माइनस कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स का देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5। तो पहले हमने किया माइनस, तो सबसे पहले मिलेगा ई, फिर किया हमने प्लस, तो 9 2 11 यानी कि एक ऑप्शन आपका जाएगा, फिर घटाएंगे 3 तो मिलेगा सी, एक और ऑप्शन गया, फिर उसके बाद प्लस 4 करेंगे तो मिलेगा 24 यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर पूछे गए प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले यहां पर लिया गया है, देखो कोई भी एलिमेंट आपको चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, कोई भी एलिमेंट आपको चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम लोगों ने पढ़ा था सेल्फ कोडिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले रखा गया है आई और ए को, यानी कि इन दोनों को उठा के रख दिया गया है। ठीक, फिर लिया गया है एन को, उसके बाद आपका डी ई एल जो रिमेनिंग एलिमेंट थे वो उसी सीक्वेंस में ले लिए गए हैं। उसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले लिया गया किसको, फोर्थ वन यानी कि ई को, फिर उसके बाद लिया गया सी को, ठीक ई सी, फिर जे को लिया गया और उसके बाद आपके जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो उसी सीक्वेंस में देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार यहां पर हम लेंगे सबसे पहले किसको, वी को, ओ को, फिर लेंगे ए को और फिर रिमेनिंग जो है एफ एल और आर आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो आंसर बनेगा आपका वी ओ ए एफ एल आर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, यानी कि यहां पर पोजीशन पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट वन, गिवन वर्ड है नंबर, ये भी आपके एसएससी सीएचएसएल 2021 की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हम बात करेंगे तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स और लास्ट 2 एलिमेंट्स का क्रम बदल दिया गया है, यू एन और आर ई, और मिड वाले जो है उनका ले लिया गया ऑपोजिट लेटर यहां पर, यानी कि आपको एन और यहां पर आपको वाई देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार यहां पर आप देख पा रहे हैं ओ एम, टी का ऑपोजिट लेटर जी, एच का ऑपोजिट लेटर एस और ई और आर के क्रम को बदल दिया गया है। पूछा गया है किसके लिए, फिंगर के लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे आई, एफ, एन का ऑपोजिट लेटर एम, जी का ऑपोजिट लेटर टी और यहां पर हो जाएगा आर ई। क्लियर, आई एफ एम टी आर ई, आई एफ एम टी आर ई, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बनेगा राइट आंसर पूछे गए प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ से हो जा रहा है जी प्लस का 1, आर से हो जा रहा है एस प्लस का 1, ओ से हो जा रहा है एन माइनस 1, एन से हो जा रहा है ओ प्लस 1, टी से हो जा रहा है यू प्लस 1, आई से हो जा रहा है एच माइनस 1, ई से हो जा रहा है डी माइनस 1। अब समझिए, अगर यहां पर 2 बार प्लस 1 बार माइनस, 2 बार प्लस 1 बार माइनस मिलता है तो हम कह सकते थे कि एक पैटर्न या एक सीक्वेंस चल रहा है। लेकिन जहां जहां माइनस हो रहा है वहां अगर आप गौर से देखेंगे तो सारे के सारे लेटर्स क्या है, वॉवेल्स हैं, यानी कि सिंपली यहां पर लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि वॉवेल्स के लिए हमें क्या करना है, -1 करना है और कॉन्सोनेंट्स के लिए हमें क्या करना है, +1 करना है। तो ओ में -1 करेंगे तो यहां पर मिलेगा एन और आई में -1 करेंगे तो मिलेगा एच, यानी कि तीसरा और पांचवा लेटर आपका क्या होना चाहिए, एन और एच होना चाहिए। तो 2 ऑप्शंस में आपको तीसरा और पांचवा लेटर एन और एच आपको देखने को मिल रहा है। अब इनमें अलग कौन सा है, दूसरा एलिमेंट अलग है, तो एल में क्या करेंगे, +1 करेंगे तो आपको मिलेगा डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा पूछे गए प्रश्न के लिए। जैसा कि एल आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है तो +1, सी आपका कॉन्सोनेंट है तो +1, एस आपका कॉन्सोनेंट है तो +1, एन कॉन्सोनेंट है तो +1 और जी कॉन्सोनेंट है तो +1 होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगले अगर प्रश्न को आप गौर से देखेंगे तो अगेन आपके सारे के सारे एलिमेंट सेम है, यानी कि कोई भी नया एलिमेंट यहां पर देखने को नहीं मिल रहा। और इनकी जब हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 2 5 9 16 18 19 और 20, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो भी यहां पर लेटर थे उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या आप बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने क्या कहा कि आपको पूरे के पूरे लेटर्स को अरेंज करने की आवश्यकता नहीं, सीधे आप जाएंगे ऑप्शन में, 8 के बाद 3 मिलेगा नहीं,
3 के बाद 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 20, 25 बिल्कुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको रिमेनिंग ऑप्शंस को भी क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। क्यों करना होगा, इसके बारे में मैंने कोडिंग डिकोडिंग में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पर देखेंगे 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 15। अब यहां पर देखो 2 बार ओ आया है और यहां पर भी आपका सीक्वेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि इस वर्ड टेक्नोलॉजी में कहीं भी आपको पी देखने को नहीं मिल रहा है और ये वाला आपका हो जाएगा एलिमिनेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3, 5, 7, 12, 8, तो 12 के बाद 8 बनेगा नहीं, तो ये हो जाएगा एलिमिनेट। तो क्यों यहां पर आपको दोबारा से चेक करने की जरूरत थी, या बाकी के ऑप्शंस को भी एक का सीक्वेंस मिलने के बाद बाकी के ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करने की जरूरत थी, ये बात आपने यहां पर देखी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाइए। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाइए और फाइनली आप इसका लॉजिक देखिए कि किस लॉजिक के तहत ये क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लॉजिक की जब हम बात करेंगे तो समझिए सबसे पहले यहां पर, क्योंकि आप बहुत यहां पर प्रयास कर सकते हैं, जैसे आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे पहले इसकी चर्चा मैं कर लेता हूं। 19 से हो जा रहा है 13, यानी कि आप देखोगे तो माइनस का 6। 12 से हो जा रहा है 8, तो आप देखोगे कि माइनस का 4। 9 से हो जा रहा है 17, यानी कि आप देखोगे प्लस का 8। और 13 से हो जा रहा है 15, यानी कि आप देखोगे प्लस का 2। तो 6, 4, 8 और उसके बाद 2। एक वैलिड सीक्वेंस या वैलिड लॉजिक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और प्लस और माइनस का भी यहां पर वैलिड लॉजिक या वैलिड सीक्वेंस आपको लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दूसरा आप क्या ट्राई कर सकते थे, आप अगर एस के ऑपोजिट लेटर की बात करोगे तो इसका ऑपोजिट लेटर होता है एच। इसमें प्लस का 5 कर दोगे तो बन जाएगा एम। उसी प्रकार एल के ऑपोजिट लेटर की अगर हम बात करें तो एल का ऑपोजिट लेटर होता है ओ, और इसमें हम माइनस कर देंगे 7, प्लस यहां पर हमने किया 5, और इसमें अगर हम कर देंगे माइनस का 7 तो हमें बनता हुआ दिखाई देगा एच। ठीक, आई का ऑपोजिट लेटर होता है आर। अब आर में आप देखोगे तो केवल क्या हो रहा है, माइनस, यानी कि प्लस का 5 माइनस का 7। अब 9 होता या आपका 11 होता तो हम बोल सकते थे 5, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 11 भी आपका एक प्राइम नंबर है। लेकिन बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिंपली समझिए यहां पर किया क्या गया है, यहां पर सबसे पहले तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया गया है अरेंज, IMLS। अब यहां पर मिल रहा है M, यानी कि क्या किया जा रहा है, प्लस का 4, तो 9 और 4 13। यहां पर क्या किया गया है, माइनस का 4 किया गया है। 13 में से माइनस का 5 किया गया है, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा। फिर यहां पर प्लस का 13 में से 5 गए, एक सेकेंड रुको, ये बनेगा आपका आई एल, पहले आई आएगा फिर एल आएगा फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम फिर एस। ठीक है, अब 9 में 4 जोड़ोगे तो बनेगा कितना, 13। 12 में 4 घटाओगे तो बनेगा 8। 13 में 4 जोड़ोगे तो बनेगा 17, और 19 में 4 घटाओगे तो बनेगा 15। यानी कि पहले क्या किया गया, प्लस का 4, फिर क्या किया गया, माइनस का 4, फिर प्लस का 4 और फिर माइनस का 4। तो सबसे पहले तो इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना था, और उसके बाद अल्टरनेट +4 -4 +4 -4 आपको देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार जब हम बात करेंगे गिवन वर्ड कोड की, CDLO, +4 करेंगे G, -4 करेंगे Z, +4 करेंगे P, -4 करेंगे 15 में से 4 घटाएंगे तो 11। GZPK ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बनेगा राइट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, और आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं जहां पर बहुत एफर्ट करने के बाद भी क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता है। तो ये वही प्रश्न है जहां पर आपको कसम खा के नहीं बैठना होता है कि आज या तो हम रहेंगे या तो क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसा आपको यहां पर नहीं करना होता है। क्लियर है, बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में अगर आप देखोगे तो अगेन नया एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा। पहले मिला Z, फिर मिला Y, फिर मिला T, फिर मिला O, फिर मिला G, फिर मिला E। यानी कि अगर आप राइट टू लेफ्ट आओगे तो ये लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे, तो E के बाद C मिलेगा नहीं, 3 5 5 5, 17 के बाद 14 मिलेगा नहीं, 3 5 5 5 14 17
21 के बाद 19 मिलेगा नहीं, इसी को आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो कैसे अप्रोच करना है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करेंगे संख्या पर आधारित एनालॉजी के प्रश्नों की। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब संख्या पर आधारित मैं प्रश्नों की बात करता हूं तो मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए एटलीस्ट 30 तक के, आपको क्यूब्स पता होने चाहिए एटलीस्ट 20 तक के, प्राइम नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, स्क्वायर और क्यूब का सम या स्क्वायर और क्यूब का डिफरेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा लॉजिक लगेगा वो लगेगा डिफरेंस, यानी कि हम अंतर के आधार पर यहाँ पर लॉजिक को लगा करके देखेंगे। और जब हम क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो हमें यूनिट डिजिट का कैसे यूज करना है, ये सारी की सारी बातें डिसाइड करेंगी कि किसी क्वेश्चन को बनाने में आपको कितना समय लगेगा या आप कितने आसानी के साथ क्वेश्चन में दिए गए लॉजिक को क्रैक कर पाएंगे। तो इस पर आपको बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसको आप डायरेक्टली देखोगे तो आप बोल सकते थे कि इंटू 3 माइनस 3, ठीक, इंटू 3 माइनस 3। अब यहां पर अगर आप इंटू 3 करोगे तो बनेगा कितना 129, और माइनस 3 करोगे बनेगा 126, यानी कि यूनिट डिजिट ही आप देखोगे तो यूनिट डिजिट कहीं पर आपको 6 बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिर मैंने आपको पहले बताया कि पहला अप्रोच हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये अगर आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा था इंटू 3 माइनस 3 तो अच्छी बात है, लेकिन अब डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो इनमें कितने का अंतर है, तो 10 में से 1 जाएगा 9 और 8 में से 3 जाएगा तो बनेगा 5। अब इसमें हम 59 अगर ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट बनेगा 2, तो एक यूनिट डिजिट हमें 2 देखने को मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम ऐड भी नहीं करते, तो पूरा जब आप इसको ऐड करोगे तो 9 3 12 और यहां पर बनेगा 10, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 102। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 242 और यहां पर 11, तो 11 का संबंध 242 से किस प्रकार से है। तो जितने लोग भी डायरेक्टली क्रैक कर पा रहे हैं कि नंबर्स को देखते ही आप क्रैक कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और उसका डबल है 242। उसी प्रकार 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 का डबल करोगे यानी कि 400 में से 8 घटा दोगे 392, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से मैंने क्या कहा शुरू में, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर पर, क्यूब पर, प्राइम नंबर पर स्क्वायर और क्यूब का अंतर हो, स्क्वायर और क्यूब का योग हो, इन सभी लॉजिक्स पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और ज्यादातर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, और एग्जाम में डायरेक्टली आपको ऐसे लॉजिक्स पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 25 का संबंध 750 से, तो अगर 750 को हम 25 से डिवाइड करें तो वैल्यू हमें कितने मिलेगी 30, ठीक। तो हो सकता है 25 का गुणा 30 से किया गया हो, तो उसी प्रकार 30 का गुणा भी अगर हम 30 से करें तो संख्या बनेगी 900, लेकिन विकल्प में दिया नहीं गया है। क्लियर है? अब 25 जिस संख्या का स्क्वायर है उसको 25 में ऐड करके गुणा किया गया, लेकिन 30 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा आप ये कह सकते हो कि 25 से 5 ज्यादा वाली संख्या से हमने इसे गुणा किया, तो 30 से 5 ज्यादा वाली संख्या यानी कि 35 से अगर हम इससे गुणा करें तो 35 से इसे अगर हम गुणा करेंगे तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है, और 3 25 15 यानी कि 150 और जोड़ दोगे तो आंसर जो आपको बनेगा वो बनेगा कितना 1050। ऑप्शन नंबर बी में आपको बिल्कुल ये देखने को मिल रहा है। क्लियर है? चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। 4 का संबंध 80 से, ये भी आपकी परीक्षा का क्वेश्चन है। 7 का संबंध 392 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा। अब मैंने आपको एक और बात यहां पर बोली थी कि स्क्वायर और क्यूब का सम पता हो, स्क्वायर और क्यूब का अंतर पता हो, तो अगर 80 की हम बात करें तो 4 का क्यूब होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 प्लस 64 करोगे तो आपको संख्या 80 बनती हुई दिखाई देगी। उसी प्रकार हम बात करते हैं 7 के क्यूब की, तो 343, और इसमें अगर आप जोड़ोगे 49 तो संख्या आपको बनती हुई दिखाई देगी कितनी 392। और जब हम 5 की बात करेंगे तो 125 और प्लस 25 करोगे तो संख्या आपको बनती हुई दिखाई देगी कितनी 150। ठीक है, तो अगर आपको पता रहेगा, जब आप संख्याओं के साथ में भली प्रकार से परिचित होंगे, जब आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करके एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है संख्याओं को देखते ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहां पर इस प्रकार का लॉजिक लगा हुआ हो सकता है, उस पर आप काम करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 16 का संबंध 263 से, तो 16 के अगर हम बात करें स्क्वायर के पास की संख्या दिखाई दे रही है। 22 का स्क्वायर होता है 484, उसके स्क्वायर के पास की संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन स्क्वायर से कितनी ज्यादा है, तो 484 की अगर हम बात करें प्लस 7 करोगे तो संख्या बनेगी कितनी 491। उसी प्रकार से 256
प्लस 7 करें तो संख्या बनी कितनी 263। तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 324 और प्लस 7 करोगे तो संख्या बनी कितनी 331, यानी कि राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो संख्या को देखते मान सबसे पहले तो दिमाग में आपके स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर के कितना ज्यादा कितना कम या किसका मल्टीपल उसमें जोड़ा गया है या घटाया गया, ये बात आपको बेहतर तरीके से अगर समझ में आ गई तो आप आसानी के साथ लॉजिक को क्रैक कर पाओगे। कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपने अभी नॉन मीनिंगफुल वर्ड पर आधारित एनालॉजी के प्रश्न में देखा कि पहले क्या किया गया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया था, उसके बाद +4 -4 किया गया। रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली आपको बनते हुए दिखाई दिए। तो इसका सीधा सा बेनिफिट ये होता है कि जब आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करके जाते हैं, ऐसे प्रश्नों की जब आपको प्रैक्टिस होती है तो आप सोच पाते हैं कि हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, 8 का संबंध 1008 से है, 6 का संबंध 220 से है। तो जो समझदार वाला बच्चा होगा वो 6 के साथ 220 का रिलेशन निकालने के लिए पहले अप्रोच करेगा, क्योंकि यहां पर आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी या छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अगर हम 6 के क्यूब की बात करें तो 6 का क्यूब कितना होता है बताओ, फटाफट से बताओ। 6 का क्यूब और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36 और 6 का क्यूब कितना 216। ठीक है, 6 का क्यूब 216 और 6 का स्क्वायर कितना 36। अब यहां पर 216 और 36 से क्या हम 220 बना सकते हैं? और बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। नहीं बनेगा तो दूसरा किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा ना। यहां पर आपको सॉरी ये आपको करना है 4 का संबंध 220 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 6 का संबंध यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क है और 4 का संबंध निकालना है किससे 220 से। तो 4 के अगर हम क्यूब की बात करें तो 64 और 4 का स्क्वायर की हम बात करें तो 16। तो आपने देखा 64 + 16 कितना हो रहा था 80 हो रहा था। अब क्या हम इसके क्यूब और स्क्वायर से 220 बना सकते हैं? क्या हमें ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ठीक, तो हमें यहां पर ये बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि 80 का अगर हम 3 गुना भी करें, मान लेते हैं हम 80 का 3 गुना करें और उसमें से हम क्या कर दें, पहले देखो 220 बनाना कैसे, अगर आप बना पा रहे ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा 64 + 16 हमने कर दिया, क्या हो गया 80 हो गया। अब 80 का गुणा किसमें करें हम, इस संख्या में, यानी कि संख्या में गुणा करें तो संख्या कितनी हो जाएगी 320। अब माइनस हम क्या करें 80 + 80/4, यानी कि 100 को घटा दें तो भी आपको यहां पर 220 बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि मैंने क्या कहा माइनस क्या करना है 80 + 80/4, यानी कि 100 को अगर आप घटाते हैं तो आपको 220 बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि काफी एक कॉम्प्लिकेटेड सा यहाँ पर प्रोसेस हमने फॉलो किया और हमें संख्या 220 बनती हुई दिखाई दी। तो इंपॉर्टेंट ये कि आप बना पा रहे कि नहीं बना रहे, कैसे बना पा रहे, वैलिड लॉजिक के तहत बनती हुई दिखाई दे रही, तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है। अगर हम इसको क्या करते इस संख्या के -1 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करते, तो कितना बन गया बताओ, तो बन गया आपका 240 और -80/4 कर देते तो संख्या बन गई 220। तो क्या ये लॉजिक यहां पर भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है? चलो बना करके देखते हैं। 64 और 512, तो ना तो गुणा 4 करके ये बनने वाला है और ना तो गुणे 5 करके ये बनने वाला है, यानी कि ये लॉजिक आपका लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कोई भी लॉजिक आपका लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करोगे आप, अब देखोगे कि ये जो संख्याएं हैं ये आपको एक परफेक्ट क्यूब दिखाई दे रही है, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लेकिन ना तो ये परफेक्ट क्यूब है ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्या करोगे, अब देखोगे कि ये वाली संख्या किस संख्या के पास के स्क्वायर या क्यूब के पास की संख्या है। तो आपको पता है कि 1000 होता है किसका 10 का क्यूब। ठीक, तो 10 क्या है 8 से +2 है। ठीक, उसी प्रकार 216 क्या होता है 6 का क्यूब, तो 6 क्या है 4 से +2 है और इसमें प्लस ऐड कर दी गई है ये वाली संख्या, इसमें भी ऐड कर दी गई ये वाली संख्या। तो उसी प्रकार जब हम 6 की बात करेंगे तो 6 में +2 करेंगे तो बनेगा कितना 8। 8 का क्यूब होता है 512 और 512 में अगर ये वाली हम संख्या ऐड करेंगे तो संख्या बनेगी कितनी 518, यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा
518 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो ये भी आप देख पा रहे कि परीक्षा का ही एक पूछा गया प्रश्न है और स्क्वायर और क्यूब की मैं बात कर रहा हूं तो बार बार आपको स्क्वायर और क्यूब पर आधारित लॉजिक देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 10 और 17 की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से 10 और 17 संबंधित है उसी प्रकार दिए गए विकल्प में से कौन सी दो संख्याएं संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो आप कह सकते हैं कि संख्या में 7 का अंतर है। सबसे पहले डिफरेंस की हम बात करेंगे तो 7 का अंतर है +7। ठीक, 10 में 7 ऐड कर दिए तो 26 में 7 ऐड करोगे तो 33 बनेगा। 7 5 12 यूनिट डिजिट 2 आएगी, यहां पर यूनिट डिजिट 7 आएगी, यहां पर यूनिट डिजिट 4 आएगी। बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम क्या कर सकते थे, संख्या का डबल करके -3 कर दें तो 26 का डबल करोगे तो यूनिट डिजिट 2, -3 करोगे यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट 7 बनेगी, यूनिट डिजिट 7 बनेगी, यूनिट डिजिट 1 बनेगी। ठीक है, यूनिट डिजिट का इस तरीके से आपको यूज करना है जब आप लॉजिक्स को क्रैक कर रहे होगे। बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। फिर मैंने क्या कहा, प्राइम नंबर स्क्वायर क्यूब। इस पर आइए तो ये किस नंबर के स्क्वायर के पास की संख्या है, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर -1, और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 4 का स्क्वायर -1, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर -1 आपको देखने को मिल रहा है। तो आइडेंटिफाई करना है, यहां पर -1 तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, 36 -1 लेकिन 49 +1 हो गया है। यहां पर देखोगे तो माइनस और प्लस करने से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। ये 25 +1, सॉरी ये देखो संख्या का स्क्वायर -1 नहीं है, संख्या का स्क्वायर +1 है। 3 का स्क्वायर +1 और 4 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1 और 4 का स्क्वायर +1। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 +1 करेंगे 10, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 +1 करेंगे 17। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करेंगे 25 +1 26, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 +1 37। बात बनती हुई आपको दिखाई दे रही, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको बनेगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 9 से हम 50 कैसे बना सकते हैं, तो 9 में -2 कर दें तो बन गया 7, और 7 का स्क्वायर 49 +1, यानी कि संख्या में -2 करिए, स्क्वायर करिए, फिर +1 कर दिए, तो 11 में -2 करेंगे तो 81, संख्या इससे बड़ी हो जा रही है। 8 में -2 करेंगे तो 6, 6 का स्क्वायर कितना 36 +1 करोगे 37, 11 का स्क्वायर करोगे तो 21 हो रहा, संख्या इससे ज्यादा हो जा रही है। फिर यहां पर 3 का स्क्वायर करोगे 9 +1 करोगे 10। बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और कैसे कर सकते हैं, 9 गुणे 5 कर दें अगर हम, और +5 कर दें। ठीक, उसी प्रकार से 11 गुणे अगर हम 5 करें 55, +5 करेंगे तो 60। बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 8 पंजे 40 +5 45, 13 बचे 65 +5 करोगे तो 70, 55 25 +5 करोगे 31। बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब 9 में अगर हम 1 जोड़ें, 9 में अगर हम 1 जोड़ें तो संख्या मिलेगी हमें 10। इस संख्या का हम स्क्वायर कर दें तो संख्या मिलेगी हमें 100, और इसका आधा कर दें तो संख्या मिलेगी हमें 50। ऐसे भी हम कर सकते थे। तो 11 में 1 जोड़ोगे 12 स्क्वायर करोगे 144, यूनिट डिजिट डिवाइड बाई 2 करने पर 3 नहीं मिलेगी। 8 में 1 जोड़ोगे 9, 9 9 81, पॉइंट में आंसर आएगा। 14 का स्क्वायर करोगे 196, और 196 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो संख्या बने कितनी 98, यानी कि बिल्कुल ये लॉजिक वैलिड है, और इस लॉजिक के तहत यहां पर आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर, चलिए 61 और 97, 61 और 97। तो मैंने कहा पहले बात करेंगे अंतर पर, तो अंतर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 36 का अंतर देखने को मिल रहा है। तो 36 के अंतर की बात करें तो 9 6 15, यूनिट डिजिट 5, 1 और 6 7, यूनिट डिजिट नहीं बन रही है। 7 और 6 13, यूनिट डिजिट नहीं बन रही है। 1 और 6 जोड़ेंगे 7 बनता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 का अंतर है ना कि 36 का। अंतर से बात नहीं बनी, अंतर से बात नहीं बनी तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये नंबर्स किन नंबर्स के स्क्वायर या फिर क्यूब के आसपास के नंबर हैं। तो आप देखेंगे कि ये 4 का आप बोल सकते हैं क्यूब, लेकिन यहां पर ये क्यूब के पास की संख्या नहीं है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -3। उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर -3। ठीक है,
क्या ये स्क्वायर -3 है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये स्क्वायर -3 है? तो बिल्कुल। 12 का स्क्वायर -3 करोगे तो 141, और 14 का स्क्वायर -3 करोगे तो 193 आपको बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि राइट आंसर बनेगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो स्क्वायर और क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 144 और 168, तो हमें पता है 144 12 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक। और 168 की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 13 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर -1। तो उसी प्रकार से 64 आपका 8 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर -1 नहीं है। 81 9 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर दे दिया गया है। 121 11 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बनेगा राइट आंसर पूछे गए प्रश्न के लिए। तो स्क्वायर और क्यूब को एनी टाइम आपको दिमाग में रखना ही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर आपको 3 संख्याएं दिखाई दे रही हैं। रेशियो, ध्यान दीजिएगा, रेशियो भी आगे आपको रेशियो पर आधारित लॉजिक भी देखने को एग्जाम में मिल सकता है। फिलहाल यहां पर हम बात करेंगे इन संख्याओं की। तो इन संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, या ये संख्याएं किसी संख्या के स्क्वायर या क्यूब के आसपास की संख्याएं। तो अंतर की अगर हम बात करें तो 85 और 125 में आपको 40 का अंतर देखने को मिलेगा। तो अंतर, इससे पहले कि हम यहां पर जांचें, हम सीधे तौर पर चेक कर लेंगे कि जब एक की बात करोगे और उसमें से घटाओगे आप, या आप यहां पर जोड़ोगे, तो यूनिट डिजिट आपको क्या देखने को मिलेगा? सेम देखने को मिलेगा। तो किन्हीं लास्ट 2 संख्याओं में आपको यूनिट डिजिट सेम देखने को नहीं मिला, तब आप आगे अंतर वाले लॉजिक को चेक नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर फाइनली अगर हम बात करें तो ये किसके संख्या के स्क्वायर के पास की संख्या है, तो आप देखोगे कि 9 का स्क्वायर +4, 11 का स्क्वायर +4, 13 का स्क्वायर +4। ठीक है? तो स्क्वायर +4 का लॉजिक लग रहा है 9 11 13। तो लास्ट से आओगे तो स्क्वायर +4 है क्या? इसमें से 4 घटाओगे तो आएगा कितना? 67 नहीं है। 225 किसका स्क्वायर? 15 का स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर? 17 का स्क्वायर। और 361 किसका स्क्वायर? 19 का स्क्वायर। यानी कि 15 17 19 का स्क्वायर -4 आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर? तो ये थी बात एनालॉजी की। एनालॉजी में आपने देखा कि प्रश्न यहां पर आपको ढेरों देखने को मिले हैं। लॉजिक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, तो कुछ ऐसे भी बेसिक इंफॉर्मेशन पर आधारित जो नॉलेज है आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि वर्कर एंड टूल्स, ठीक है, वेरियस स्टडीज, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी, स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, एनिमल एंड ग्रुप्स, तो कलेक्टिव नाउन वाले। ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको जो बेसिक जानकारी है वो पता होनी चाहिए। वहां से सीधे तौर पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं अल्फाबेट पर बेस्ड एनालॉजी की। तो वहां पर नॉन मीनिंगफुल वाले एनालॉजी की, तो वहां पर कोडिंग डिकोडिंग में जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है वो आपके लॉजिक्स आपको काम आते हुए दिखाई देंगे, हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब हम नंबर बेस्ड एनालॉजी की बात करते हैं तो कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात ये क्योंकि आप मल्टीपल लॉजिक्स को वहां पर अप्लाई करके देख रहे होते हैं। ठीक है? और जब आप मल्टीपल लॉजिक्स को अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यूनिट डिजिट से भी काम चला सकते हैं। हर बार आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यही बात हम लोग नंबर सीरीज में भी इंप्लीमेंट करेंगे, यही बात हम लोग क्लासिफिकेशन में भी इंप्लीमेंट करेंगे, यही बात हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में। यानी कि नंबर पर आधारित जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो कैसे स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करना है। और यही बात हम लोगों ने इंप्लीमेंट करी थी न्यूमेरिकल कोडिंग में भी। अगर आपको याद हो तो न्यूमेरिकल कोडिंग में भी हम लोगों ने यूनिट डिजिट का यूज करके ऑप्शंस को एलिमिनेट किया था। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आप बेहतर से बेहतरीन अप्रोच को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें। एग्जाम हॉल में जाकर के डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से अपना बेस्ट करते हुए अपना जो एम है, जो गोल है, उसको आप लोग अचीव करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, जहां पर हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी डिटेल में कवर अप करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।